चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो काफी कियोटिक था, उथल-पुथल से भरा हुआ लेकिन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट भी। ये वो समय है जो महान मौर्य साम्राज्य के पतन के ठीक बाद शुरू हुआ था। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना कि जब एक महान साम्राज्य, एक सुपर पावर बिखर जाता है तो आखिर होता क्या है? सिंपल सा जवाब है, एक पावर वैक्यूम बन जाता है। मैदान में नए नए प्लेयर्स उतर आते हैं और एक बिल्कुल नई कहानी शुरू हो जाती है। और बस यही कहानी है भारत के उस 500 साल लंबे दौर की जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इस कॉम्प्लेक्स कहानी को समझना शुरू कहां से करें? क्या राजा महाराजाओं से? नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे मिट्टी से। और ये बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब इस मुश्किल दौर को समझने के लिए हिस्टोरियंस राजाओं के फरमानों से भी पहले मिट्टी के बर्तनों को देखते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, पॉटरी उस समय की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का एक बहुत ही ऑनेस्ट रिकॉर्ड थी। वो एक सच्ची तस्वीर दिखाती थी। जैसे अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो हर तरह का बर्तन एक अलग कहानी कह रहा है। ओखरे कलर पॉटरी से लेकर पेंटेड ग्रेवेयर तक, और आखिर में जरा ये देखिए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये इतना ज्यादा चमकदार था कि ऑलमोस्ट मेटल जैसा दिखता था। ये उस जमाने का लग्जरी टेबलवेयर था जो मगध साम्राज्य के अर्बनाइजेशन और उसकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो मौर्यों के बाद नॉर्थ वेस्ट से भारत में नए ग्रुप्स की एक लहर आई। इनको भारतीय ग्रंथों में यवन कहा गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यवन शब्द शुरू में तो आयोनियन ग्रीक्स के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्थ वेस्ट से आने वाले किसी भी फॉरेन ग्रुप के लिए एक कॉमन टर्म सा बन गया। जरा इमेजिन कीजिए, एक पावरफुल इंडो ग्रीक राजा है मेनेंडर, या कह लीजिए मिलिंद, और वो एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ एक गहरी फिलॉसफिकल बहस कर रहा है। और होता क्या है, आखिर में राजा इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो बौद्ध धर्म ही अपना लेता है। सोचिए, ये उस दौर में आइडियाज के कितने पावरफुल एक्सचेंज को दिखाता है। और अगर कल्चरल मिक्सिंग के और सबूत चाहिए तो जरा ये देखिए, एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम है हेलियोडोरस, वो मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के सम्मान में एक पिलर बनवाता है और खुद को गर्व से भागवत कहता है, मतलब कृष्ण का उपासक। इससे बढ़िया कल्चरल फ्यूजन का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है ना? अच्छा, इंडो ग्रीक्स के बाद आए शक, जिन्हें साइथियंस भी कहते हैं। अब देखिए, दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना अलग और इंपॉर्टेंट था। इंडो ग्रीक्स ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए, जो ट्रेड के लिए गेम चेंजर थे। और वहीं दूसरी तरफ शकों ने हमें दिया शक संवत, एक ऐसा कैलेंडर जो आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। शकों में जो सबसे महान राजा हुए वो थे रुद्रदामन प्रथम। उन्होंने सिर्फ सातवाहनों को हराया ही नहीं, बल्कि गुजरात की सदियों पुरानी सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, दुश्मनी के बावजूद उन्होंने सातवाहनों के साथ मैरिटल रिलेशंस यानी वैवाहिक संबंध भी बनाए रखे, जो कि एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। अच्छा, शकों के बाद एक और ग्रुप आया, पार्थियंस, और इनके सबसे फेमस राजा गोंडोफर्नेस के समय में ही माना जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का संदेश लेकर भारत आए थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पावर का जो ये पूरा गेम चल रहा था ना, उसका असली विनर कोई और ही था, और वो थे कुषाण। तो कुषाणों की सुपर पावर का राज क्या था? उनका सिल्क रोड पर कंट्रोल। अब सिल्क रोड को आप एंशिएंट वर्ल्ड का इंटरनेट समझ लीजिए। इस पर सिर्फ सामान नहीं, बल्कि आइडियाज, रिलीजन और कल्चर सब कुछ ट्रैवल करता था। और कुषाणों के पास मानो उस सर्वर रूम की चाबियां थीं। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल पर ब्रिलियंट थी। चीन से जो भी सामान आता था उस पर वो कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स लगा देते थे। बस इसी से उनका खजाना भरता गया और वो उस वक्त की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गए। और इस दौलत का इस्तेमाल महान कुषाण राजा कनिष्क ने नॉलेज और कल्चर को प्रमोट करने में किया। जरा उनकी ड्रीम टीम पर नजर डालिए। अश्वघोष, पहले संस्कृत नाटककार, चरक, अ फादर ऑफ आयुर्वेदा, और नागार्जुन जैसे महान फिलोसोफर, ये सब उनकी सभा के सितारे थे। तो जब नॉर्थ में ये सब चल रहा था तो साउथ में क्या हो रहा था? चलिए अब दक्कन की तरफ चलते हैं, जहां सातवाहन वंश का राज था। सातवाहन एक तरह से दक्षिणी ढाल की तरह थे। नॉर्थ के उस पूरे केओस के बीच उन्होंने दक्कन में स्टेबिलिटी बनाए रखी। हाँ, उनका शकों से एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला, और ये कॉन्फ्लिक्ट था खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के अमीर पोर्ट्स पर कंट्रोल के लिए। इनके सबसे महान राजा हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी,
उन्होंने सिर्फ शक राजा नहपान को हराया ही नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण और क्षत्रिय दर्प मान मर्दन जैसी पावरफुल उपाधियां भी लीं, जिसका मतलब था क्षत्रिय राजाओं का घमंड तोड़ने वाला। तो जब हम इन पूरे 500 सालों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर उभर के आती है, और वो तस्वीर है भारत के पहले महान मेल्टिंग पॉट की, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग संस्कृतियां आपस में घुल मिल रही थीं। तो इस पूरे मंथन से हमें विरासत में क्या मिला? देखिए, गांधार और मथुरा जैसे अद्भुत आर्ट स्कूल्स मिले, बेहतरीन सोने के सिक्के मिले, महायान बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ सेंट्रल एशिया और चीन तक, और सरप्राइजिंगली हमारे ओवरकोट और शेरवानी जैसी पोशाकों की जड़ें भी इसी दौर में हैं। बेसिकली ये वो जमीन थी जिस पर आगे चलकर गुप्त काल का स्वर्ण युग खड़ा हुआ। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ये उथल-पुथल, ये कल्चरल मिक्स और ये तथाकथित विदेशी आक्रमण का दौर असल में भारत के महान स्वर्ण युग के लिए वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसने उसे इतना महान बनाया? इस पर सोचिएगा जरूर।